12 अगस्त 2000 को रूस की नौसेना बारेंट्स सागर में एक सैन्य अभ्यास कर रही थी। इस अभ्यास के दौरान कुर्क को डमी टॉर्पीडो दागना था, लेकिन अभ्यास के बीच अचानक पनडुब्बी के आगे वाले हिस्से में जबरदस्त विस्फोट हुआ। रिपोर्ट्स के अनुसार यह विस्फोट एक लीक हो रहे टॉर्पीडो के अंदर हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 के रिसाव के कारण हुआ। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? मैं आपका होस्ट आशु आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल दी मिस्ट्री हब में स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, ज्यादा देरी न करते हुए स्टार्ट करते हैं। वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा। KA-40 कुर्स्क एक शक्तिशाली ऑस्कर क्लास पनडुब्बी थी जो अपनी ताकत और तकनीकी उत्कृष्टता के लिए जानी जाती थी। ये एक न्यूक्लियर पावर्ड दैत्याकार था जो समुद्र की गहराई में अपनी शक्ति का प्रदर्शन करता था। रूस की नौसेना की ताकत का प्रतीक कुर्स्क एक गौरवशाली धरोहर थी। कुर्स्क को 1994 में कमीशन किया गया था और यह प्रतिष्ठित नॉर्दर्न फ्लीट में शामिल हो गया, जो रूस की समुद्री शक्ति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये एडवांस्ड हथियारों से लैस था, जिसमें भयानक ग्रेनाइट क्रूज मिसाइलें भी शामिल थीं, जो इसे एक घातक युद्धपोत बनाती थीं। ये मिसाइलें हजारों मील दूर तक के टारगेट पर निशाना साधने में सक्षम थीं, जिससे कुर्स्क की मारक क्षमता और भी बढ़ जाती थी। कुर्स्क 500 फीट से ज्यादा लंबा था और कई दूसरी पनडुब्बियों से बहुत बड़ा था, जो इसे एक विशाल समुद्री दानव बनाता था। यह इंजीनियरिंग का एक अजूबा था जिसे अत्यधिक गहराई पर भारी दबाव झेलने के लिए डिजाइन किया गया था और यह समुद्र की गहराई में भी सुरक्षित रह सकता था। पनडुब्बी में 100 से ज्यादा उच्च प्रशिक्षित नाविक तैनात थे जो इसे संचालित करने में माहिर थे। वे रूसी नौसेना के सबसे कुशल लोगों में से थे, जिन्हें एक शक्तिशाली और जटिल पोत सौंपा गया था और वे इसे बखूबी संभालते थे। कुर्स्क को चुपके से काम करने के लिए डिजाइन किया गया था, जो लंबे समय तक बिना पता चले काम कर सकता था और दुश्मनों के लिए एक अदृश्य खतरा बन जाता था। इसका काम समुद्र की गहराई में गश्त करना था और यह पल भर में हमला करने के लिए तैयार रहता था, जिससे यह एक महत्वपूर्ण रणनीतिक हथियार बन जाता था। यह पनडुब्बी रूस द्वारा अपनी नौसेना पर किए गए एक महत्वपूर्ण निवेश का प्रतिनिधित्व करती थी, जो उसकी समुद्री शक्ति को बढ़ाने के लिए था। यह राष्ट्रीय गौरव का स्रोत था, जो दुनिया के सामने रूस के फिर से उभरने का प्रतीक था और उसकी शक्ति और प्रतिष्ठा को दर्शाता था। अगस्त 2000 में कुर्स्क एक बड़े नौसेना अभ्यास में भाग ले रहा था। यह एक्सरसाइज बैरेंट्स सी में आयोजित की गई थी, जिसमें नॉर्दर्न फ्लीट का एक बड़ा हिस्सा शामिल था। इसका उद्देश्य रूस की नौसेना की क्षमताओं और तत्परता का प्रदर्शन करना था। कुर्स्क को एक सतह के जहाज पर नकली टारपीडो हमला करने का काम सौंपा गया था। 12 अगस्त को कुर्स्क ने एक अभ्यास टारपीडो दागने की तैयारी की। यह टारपीडो टाइप 65 था, जो एक शक्तिशाली हथियार था, लेकिन अभ्यास के लिए बनाया गया था। स्थानीय समयानुसार सुबह 11:28 पर एक बड़ा हादसा हुआ। पनडुब्बी के आगे के कंपार्टमेंट में एक जबरदस्त धमाका हुआ। इस धमाके का पता इस क्षेत्र के सोनार उपकरणों ने लगाया। धमाके की ताकत कई 100 पाउंड TNT के बराबर आंकी गई थी। इससे टारपीडो रूम और आसपास के कंपार्टमेंट को काफी नुकसान पहुंचा। शुरुआती धमाके से आग भी लगी, जो जल्दी ही पनडुब्बी के आगे के हिस्से में फैल गई। पहला धमाका तो विनाशकारी था, लेकिन उससे भी बुरा होना बाकी था। पहले धमाके के लगभग 2 मिनट बाद एक और भी बड़ा धमाका कुर्स्क में हुआ। इस धमाके की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 2.2 और 3.5 के बीच मापी गई। सैकड़ों मील दूर स्थित भूकंपीय केंद्रों ने भी इसका पता लगाया। माना जाता है कि दूसरे धमाके का कारण कुर्स्क के टारपीडो वॉरहेड में विस्फोट था। संभावना है कि शुरुआती आग की गर्मी टारपीडो तक पहुंच गई होगी, जिससे उनका अत्यधिक अस्थिर ईंधन जल गया होगा। नतीजतन हुआ धमाका विनाशकारी था। इसने पनडुब्बी के पतवार में एक बड़ा छेद कर दिया, जिससे पनडुब्बी का डूबना तय हो गया। दूसरे धमाके के कारण पहले से ही क्षतिग्रस्त कुर्स्क तेजी से डूब गया। ये 354 फीट की गहराई पर समुद्र तल पर जाकर रुका। धमाके की ताकत और तेजी से डूबने के कारण पीछे के कंपार्टमेंट में बचे लोगों के बचने की उम्मीद बहुत कम थी। भयानक क्षति के बावजूद सेलर्सों का एक छोटा समूह शुरुआती धमाकों में बच गया। वे अपने जीवन के लिए संघर्ष कर रहे थे। हर पल एक नई चुनौती लेकर आता था। वे पीछे के कंपार्टमेंट में चले गए, जो अपेक्षाकृत रूप से सही सलामत थे। इन कंपार्टमेंट में उन्हें थोड़ी राहत मिली, लेकिन खतरा अभी भी मंडरा रहा था। इन कंपार्टमेंट में पनडुब्बी के परमाणु रिएक्टर और प्रणोदन प्रणालियां थीं। यह क्षेत्र तकनीकी रूप से जटिल था, लेकिन सेलर्सों के पास कोई और विकल्प नहीं था। जीवित बचे सेलर्सों को एक भयावह स्थिति का सामना करना पड़ा।
हर गुजरते पल के साथ उनकी स्थिति और भी गंभीर होती जा रही थी। वे लगभग अंधेरे में फंस गए थे, जहां ऑक्सीजन सीमित थी और उम्मीदें कम होती जा रही थीं। हर सांस उनके लिए कीमती थी। कैप्टन लेफ्टिनेंट दिमित्री कोलेस्निकोव के नेतृत्व में सेलर्सों ने ऑक्सीजन बचाने और संकट के सिग्नल भेजने की कोशिश की। उनका नेतृत्व सेलर्सों के लिए एक प्रेरणा था। हवा की आपूर्ति को फिर से भरने के लिए उन्होंने रासायनिक ऑक्सीजन जनरेटर का इस्तेमाल किया। यह एक अस्थायी समाधान था, लेकिन इससे उन्हें कुछ समय मिला। उन्होंने एक पोर्टेबल ध्वनिक बीकन का उपयोग करके सतह से संपर्क करने का भी प्रयास किया। यह उनकी आखिरी उम्मीद थी। गहराई और पनडुब्बी की संचार प्रणालियों को नुकसान के कारण उनके प्रयासों में बाधा आई। यह एक कठिन लड़ाई थी। सेलर्सों ने ठंड और अंधेरे में जान बचाने के लिए अकल्पनीय परिस्थितियों को सहा। उनकी हिम्मत और धैर्य अद्वितीय था। उन्होंने अपने प्रियजनों को विदाई पत्र लिखे, जिसमें उन्होंने अपनी आपबीती बयां की। ये उनके अंतिम शब्द थे। निश्चित मौत के सामने उनकी बहादुरी और दृढ़ता मानवीय भावना का प्रमाण बन गई। ये कहानी साहस और बलिदान की है। भाग 5। समय के खिलाफ एक दौड़, बचाव के प्रयास और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया। कुर्स्क आपदा की खबर से रूस और दुनिया भर में हड़कंप मच गया। यह घटना एक वैश्विक संकट बन गई, जिसने हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींचा। शुरुआती भ्रम और जानकारी की कमी ने बचाव प्रयासों में बाधा डाली। समन्वय की कमी और संचार में गड़बड़ी ने स्थिति को और भी जटिल बना दिया। रूसी नौसेना ने एक खोज और बचाव अभियान शुरू किया। उन्होंने अपनी पूरी ताकत झोंक दी, लेकिन चुनौतियां बहुत बड़ी थीं। हालांकि इसमें देरी और असफलताओं का सामना करना पड़ा। समय बीतने के साथ बचाव कार्य और भी कठिन होता गया। बचाव जहाजों को डूबी हुई पनडुब्बी का पता लगाने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। अत्याधुनिक उपकरणों का उपयोग करने के बावजूद सफलता मिलना मुश्किल हो रहा था। एक बार जब वे पनडुब्बी तक पहुंच गए, तो गहराई और पतवार को हुए नुकसान ने बचाव प्रयासों को बेहद चुनौतीपूर्ण बना दिया। गोताखोरों को अत्यधिक जोखिम का सामना करना पड़ा। रूसी सरकार ने शुरुआत में घटना की गंभीरता को कम करके आंका। उन्होंने स्थिति को नियंत्रण में दिखाने की कोशिश की। इसकी घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आलोचना हुई। जनता और मीडिया ने सरकार की प्रतिक्रिया पर सवाल उठाए। जैसे जैसे समय बीतता गया, यह स्पष्ट होता गया कि बचे लोगों के मिलने की संभावना बहुत कम है। निराशा और हताशा का माहौल बन गया। विशेष बचाव पनडुब्बियों सहित सहायता के अंतर्राष्ट्रीय प्रस्तावों को शुरू में अस्वीकार कर दिया गया था। यह निर्णय बाद में विवाद का कारण बना। अंतर्राष्ट्रीय मदद स्वीकार करने में देरी ने रूसी सरकार की प्रतिक्रिया की आलोचना को और बढ़ावा दिया। इसने सरकार की क्षमता और प्राथमिकताओं पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। भाग 6। कुर्स्क को ऊपर उठाना, एक जटिल बचाव अभियान। लंबे और कष्टदायी इंतजार के बाद रूसी सरकार ने आखिरकार अंतर्राष्ट्रीय सहायता स्वीकार कर ली। कुर्स्क को ऊपर उठाने के लिए डच और नॉर्वेजियन बचाव विशेषज्ञों की एक टीम को अनुबंधित किया गया था। यह अभियान अपनी जटिलता और पैमाने में अभूतपूर्व था। बचाव दल ने पनडुब्बी को समुद्र तल से ऊपर उठाने के लिए एक कस्टम निर्मित प्लेटफॉर्म और शक्तिशाली चरखी का इस्तेमाल किया। इस काम को पूरा करने में महीनों की मेहनत लगी। मलबे को सावधानीपूर्वक रूस के रोस्ल्याकोवो में एक ड्राई डॉक तक पहुंचाया गया। कुर्स्क की बरामदगी कई कारणों से महत्वपूर्ण थी। इससे सेलर्सों के शवों को निकाला जा सका। इसने आपदा की आधिकारिक जांच के लिए महत्वपूर्ण सबूत भी प्रदान किए। बचाव अभियान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और इंजीनियरिंग की सरलता का प्रमाण था। भाग 7। शोक में डूबा राष्ट्र, परिणाम और जांच। कुर्स्क आपदा ने पूरे रूस को शोक में डुबो दिया। इस हादसे में 118 सेलर्सों की मौत हो गई, जिनमें शुरुआती धमाकों में बच गए जवान भी शामिल थे। इस घटना का देश पर गहरा असर पड़ा। इस घटना से निपटने के तरीके के लिए सरकार को व्यापक आलोचना का सामना करना पड़ा। एक आधिकारिक जांच में यह निष्कर्ष निकाला गया कि यह आपदा अभ्यास टारपीडो में से एक में खराब वेल्डिंग के कारण हुई थी। इससे हाई टेस्ट पेरोक्साइड का रिसाव हुआ, जो टारपीडो को आगे बढ़ाने के लिए इस्तेमाल होने वाला एक अत्यधिक अस्थिर ईंधन है। एचटीपी ने उत्प्रेरक के साथ प्रतिक्रिया की, जिससे शुरुआती विस्फोट हुआ। जांच में यह भी पाया गया कि पनडुब्बी की आपातकालीन बचाव व्यवस्था अपर्याप्त थी। इससे उन सेलर्सों की मौत हुई जो विस्फोटों में बच गए थे। कुर्स्क आपदा के कारण रूसी नौसेना में सुरक्षा उपायों को बेहतर बनाने की मांग उठी। भाग 8। सीखे गए सबक, पनडुब्बी सुरक्षा पर कुर्स्क का प्रभाव।
कुर्स्क आपदा ने दुनिया भर की नौसेनाओं के लिए एक चेतावनी का काम किया। इसने पनडुब्बी संचालन के अंतर्निहित खतरों पर प्रकाश डाला। इसने मजबूत सुरक्षा प्रक्रियाओं, चालक दल के प्रशिक्षण और बचाव क्षमताओं के महत्व पर भी जोर दिया। इस आपदा के कारण पनडुब्बी के डिजाइन और सुरक्षा नियमों में सुधार हुआ। देशों ने पनडुब्बी बचाव के लिए नई तकनीकों में निवेश किया। इनमें गहरे समुद्र में गोता लगाने वाले बचाव पनडुब्बियां और उन्नत संचार प्रणालियां शामिल थीं। कुर्स्क त्रासदी ने पनडुब्बी बचाव प्रयासों में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के महत्व को भी रेखांकित किया। इसने भविष्य में इस तरह की आपदाओं को रोकने के लिए विशेषज्ञता और संसाधनों को साझा करने के लिए राष्ट्रों को प्रेरित किया। भाग 9, कुर्स्क को याद करते हुए स्मारक और विरासत। कुर्स्क आपदा को इतिहास में पनडुब्बी चालकों द्वारा सामना किए जाने वाले जोखिमों की एक कड़ी याद दिलाने वाली घटना के रूप में दर्ज किया गया है। मारे गए सेलर्सों की याद में रूस और अन्य देशों में स्मारक बनाए गए। इस आपदा ने किताबों, वृत्तचित्रों और फिल्मों को भी प्रेरित किया। इन कृतियों ने त्रासदी के तकनीकी पहलुओं, मानवीय क्षति और राजनीतिक प्रभावों का पता लगाया। कुर्स्क आपदा संकट प्रबंधन और पिछली गलतियों से सीखने के महत्व के मामले में एक केस स्टडी के रूप में काम करती है। कुर्स्क की विरासत न केवल त्रासदी में है, बल्कि ऐसी आपदाओं को दोबारा होने से रोकने के प्रयासों में भी है। पनडुब्बी सुरक्षा में सुधार और पनडुब्बी बचाव में बढ़ते अंतर्राष्ट्रीय सहयोग इस दुखद घटना से मिले सबक का प्रमाण है। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।